हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटी क्लासेज बाय ललित सर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप जो है कि आज जीएस का पहला क्लास हम लोग चलाएंगे। जीएस का प्रैक्टिस सेट चल चुका है, आज पहला क्लास चलाएंगे। और कितने दिन से जो है कि आपका प्रैक्टिस सेट जो प्लेटफॉर्म का करा रहे थे अभी बंद है, क्योंकि क्लासेज अभी हम चला रहे हैं, क्योंकि जो 1 महीने में पीछे हो गया है उसी को कवर कर रहे हैं। 1 महीने तक वीडियो नहीं आई थी और जल्दी आपका प्रैक्टिस सेट भी शुरू होगा और किरण पब्लिकेशन से भी पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो 2 प्रैक्टिस सेट और जो है कि आपका बुक जो है कि अंकित भाटिया का ख़त्म हो जाएगा और इसको जनवरी लास्ट तक हम ख़त्म करने के उसमें है कि जनवरी लास्ट तक जो है कि ख़त्म हो जाए, प्रयास में है। तो चलिए आज पहला क्लास हम लोग शुरू करते हैं जीएस का। पहला जो इसमें विषय है, देखिए आपका जीएस में जो जीडी में पूछेगा वो सबसे ज़्यादा जो पूछेगा वो पूछेगा स्टैटिक जीएस। क्या पूछेगा? स्टैटिक जीएस। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही जाएंगे। डीप जो है कि इतिहास में नहीं जाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोग पहले इस बुक को ख़त्म कर देंगे, फिर इसके अराउंड जो भी हमको पढ़ना होगा, बीच बीच में जो भी हमको डिटेल देना होगा हम देते रहेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक है ना? आप सोच रहे होंगे कि सर हम किसी और के बुक से क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? तो अभी देखिए थोड़ा सा पीडीएफ वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है ना? उतना टाइम अभी है नहीं, सब कुछ खुद से ही करना है। तो अभी उतना हमको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज भी नहीं है, तो अभी हम डायरेक्ट जो है कि बुक के पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं। और जैसे ही थोड़ा सा आदमी एक्टिव हो जाएगा तो आदमी खुद का जो है कि पीपीटी तैयार हो जाएगा। और पीपीटी होता है और ठीक है ना, तो इसके थ्रू आदमी पढ़ाएगा। ठीक है ना? तो पहला जो टॉपिक है इसमें, पहला जो टॉपिक है वह सामान्य ज्ञान है। क्या है? सामान्य ज्ञान है। एक तो सामान्य विज्ञान है, ठीक है ना, और दूसरा है सामान्य ज्ञान है। तो सामान्य ज्ञान में पहला टॉपिक हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह है इतिहास। ठीक है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पहला इतिहास, आप जानते हैं कि जो इतिहास का शुरुआत हुआ है वो सबसे पहले हम लोग आदिम सभ्यता से शुरुआत करते हैं। अगर थोड़ा सा आपको डिटेल में ले जाते हैं तो आदिम युग से शुरुआत हुआ है, जब हम मानव के रूप में धरती पर विचरण करते थे और जो है कि हम जानवर के रूप में थे। जैसे जो हमारे चिंपैंजी माने जाते हैं वो हमारे सबसे नज़दीकी पूर्वज माने जाते हैं। तो हम लोग जानवर के रूप में सर्वाइव कर रहे थे। फिर धीरे धीरे फिर डेवलपमेंट में, सभ्यता में हम 4 पैर से चलते थे, उसके बाद हम 2 पैर से चलना शुरू किए। हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा घने बाल होते थे, फिर बाल जो है कि समाप्त हुए। फिर हम लोग शिकार करके करते थे, कच्चा मांस खाते थे। फिर धीरे धीरे जो है कि हमें ये पता चला कि नहीं, जानवरों को भी पालना चाहिए, क्योंकि ताकि कई बार होता था कि शिकार करने जाते थे, हम खुद भी शिकार हो जाते थे, या हो सकता था कि शिकार ना मिले। तो धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, हमें जानवर को पालना चाहिए। बेनिफिट ये है कि दूध भी मिल जाएगा, ऊन भी मिल जाएगा, जो है कि मांस भी मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें, उनसे फ़ायदा था। फिर धीरे धीरे हम लोग डेवलप हुए। तो कुल मिलाकर आप जानते हैं कि इतिहास की जो शुरुआत होती है वो 3 तरह से हुई है। इतिहास की शुरुआत हुई है, कैसे हुई है? 3 तरह से हुई है। ठीक है? तो हम लोग जैसा देखेंगे कि हमने अभी बताया कि जो मानव सभ्यता थी, उस मानव सभ्यता के 3 स्तर थे। पहला था पूरा पाषाण काल, दूसरा है और तीसरा है निम्न पाषाण काल। ध्यान दीजिए, सॉरी, ये 9 हो जाएगा, निम्न नहीं होगा।
ठीक है ना। अब जो पूरा पाषाण काल है उसको हम 3 स्टेजेस में बांट देते हैं। पहला जो हो जाएगा वो कहलाता है निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा हो जाएगा मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल। 3 स्टेजेस में इसको बांट दिया जाता है। तो हम बस समझते हैं, ये तो मोटा मोटी आपको नॉलेज देना है। तो इस चरण से हम लोग इतिहास का डेवलपमेंट करते हैं, कैसे मानव का उत्पत्ति हुआ था, तो पत्थरों का इस्तेमाल करता था, सबसे प्रारंभिक अवस्था थी। इवन उसको पत्थरों का भी बेहतर प्रयोग करने नहीं आता था। फिर वह धीरे धीरे पत्थरों का प्रयोग करना यहाँ सीखा। फिर उसके बाद उसने पत्थर के जो औजार होते थे वो काफ़ी बड़े बनते थे। फिर उसने और थोड़ा स्मार्टली तरीके से औजार छोटे हुए और ज़्यादा शार्प और नुकीले बने। ठीक है ना। इस युग में जाकर और पत्थर का डेवलपमेंट हुआ और हम लोग आगे बढ़े। देखिए इतिहास चलता ऐसे है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए कि पूरा पाषाण काल, ध्यान दीजिए, इतिहास को समझिए, इतिहास होता कैसे है। ये पूरा पाषाण और ये है मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल। तो देखिए ऐसा इतिहास में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप दोनों को अलग अलग पढ़ लें। ऐसा नहीं होता है कि एक खास कोई समय है जिसमें सिर्फ पूरा पाषाण काल से रिलेटेड घटनाएं हो और कोई खास समय हो जहाँ से मध्य, ऐसा होता नहीं है। होता एक्चुअल में ऐसा है कि इसका और इसका कुछ समय आपस में घुला होता है। इसका और इसका आपस में कुछ हिस्सा घुला होता है। जैसे कुछ पाषाण काल और कुछ मध्य पाषाण काल का समय आपस में मिला होता है। आप क्लियर कट नहीं बता सकते कि यही वो समय था जहाँ पर पूरा पाषाण काल समाप्त हुआ और यही वो समय था जहाँ से मध्य, ऐसा होता नहीं है। दोनों की सभ्यताएं थोड़ी बहुत आपस में शुरुआत हो जाती है। समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर इसको हम छोटा सा एग्जांपल दे दें, तो अगर आप यहाँ चावल का ढेरा रखे हैं, यहाँ गेहूं का ढेरा रखे हैं और बीच में अगर पार्टीशन आप ना लगाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ कुछ हिस्सा चावल और गेहूं आपस में मिला होगा जॉइंट में। ऐसा होता है। यही ऐसे हमारा इतिहास भी होता है। तो हम बहुत डीप नहीं जाएंगे, उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। फिर ये क्लास दूसरी ओर अग्रसर हो जाएगा। हम आते हैं आपके क्वेश्चन पे आते हैं। जहाँ समझाना होगा हम यहाँ लिखकर समझा देंगे। ठीक है ना। तो इतिहास है आपका, इतिहास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन साफ दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इन्हीं के नेतृत्व में भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुआ था, उत्खनन हुआ था। ठीक है ना। उस समय जो हेड अधिकारी थे, वो जो सबसे बड़े अधिकारी थे वो थे जॉन मार्शल थे। और जो भारत का जो है कि जो पुरातत्व विभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है ना, थे। ठीक है ना। कह रहे कि अलेक्जेंडर कनिंघम को
भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में वर्ष 1861 ईस्वी में कह कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की स्थापना किया था। इन्होंने किसका स्थापना किया था? एएसआई का स्थापना किया था। आप जानते हैं कि 1921 में किसकी खोज हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की। 1900 किसके नेतृत्व में हुई थी? दया राम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कह रहे कि और इसके पहले महानिदेशक भी यही थे 1861 में। आगे चलते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक कह रहे कि पूरा पाषाण स्थल है। अभी हमने आपको समझाया भी पूरा पाषाण स्थल। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में पुरातात्विक महत्व का पुरातात्विक दृष्टि से कह रहे कि कौन एक पूरा पाषाण स्थल है। तो कौन हो जाएगा? हुंसागी। क्या हो जाएगा? हुंसागी है। पूरा पाषाणकालीन स्थल हुंसागी कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कह रहे कि चिरांद है, बुर्जहोम है। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तथा मेहरगढ़ नवपाषाणकालीन स्थल है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध किससे था? प्राचीन काल में कम्मकार करे कि कम्मकार शब्द का करे कि संबंध किससे था? तो किससे था? तो बी हो जाएगा इसका भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से। जो आज के शब्द हम बोलते हैं ना कामगार, ठीक है ना, उससे ही इससे ही उत्पत्तित शब्द है। तो पहले वैसे व्यक्ति होते थे जो खेतों में जाकर काम करते थे और उसके बदले जो अनाज उनको मिलता था, जो सेवा के बदले मिलता था, उनसे उनका जीवन पालन चलता था। ठीक है ना। लोग अपने खेतों में से थोड़ा थोड़ा अनाज उनको दे देते थे। करके कम्मकार एक तमिल शब्द है जिसका संबंध भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। ये लोग जमींदारों के खेतों में कार्य करते थे और इन लोगों को नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। अनाज के रूप में या पैसे के रूप में इनका भुगतान किया जाता था और इन्हीं लोग के वजह से खेती होती थी, जमींदार कराते थे। ठीक है ना। आगे चलिए। कारण कि लौह युग को यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। कारण कि लौह युग एक नाम है। क्यों लौह युग कहा जाता है? कारण कि नाम किस लिए पड़ा? इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में, जो यूरोप होता है ये पूरे दुनिया का मैप है। ठीक है ना। और आप जानते हैं कि यूरोप कहाँ पर है? यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर एशिया है, ये एशिया का हिस्सा है। ठीक है ना। और ये ऊपर रूस है। ठीक है ना। यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि यूरोप ये है। कह रहा है कि उत्तरी यूरोप किधर कह रहा है? उत्तरी। कह रहा है कि मध्य पूर्व यूरोप मतलब मध्य में और पूर्व में। देखिए मैप में जो ये वाला हिस्सा होता है इसको पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। ठीक है ना। तो इसके इधर सभी हिस्से ये पूर्व कहलाते हैं। ये सब हिस्सा पूर्व कहलाता है, बीच से माना जाता है। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि अगर भारत के इस हिस्से को कहा जाता है ये पूरब नहीं होगा, सब पूरब। इस दिशा की ओर बात की जाती है, संकेत किया जाता है तो वो पूर्व कहलाता है। मैप में जब इस दिशा की ओर बात की जाती है, किया जाता है तो पश्चिम कहलाता है। क्या कहलाता है? पश्चिम कहलाता है। वैसे ही मैप में जब ऊपर आधे से ऊपर की ओर बात किया जाता है तो वो उत्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तर कहलाता है। और वैसे ही मैप में जब आधा नीचे की ओर बात करते हैं तो क्या कहलाता है? दक्षिण कहलाता है।
ऐसे ही सेम भारत के मैप में भी होता है, ऐसे ही सेम भारत के भी। तो कह रहा है कि लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों एवं दक्षिण पूर्वी, मध्य पूर्व मतलब बताया कि मध्य पूर्व, पूर्व मतलब इधर, और दक्षिण पूर्व, दक्षिण मतलब नीचे, और वो भी इधर। अगर कोई वस्तु है तो उसका मध्य पूर्व हिस्सा कहेंगे तो इधर से इधर की ओर, और दक्षिण पूर्व में कहेंगे मतलब नीचे, यहाँ से इधर की ओर, ये हिस्सा, ठीक है ना। दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से किसकी जगह ले लिया था? किसकी जगह ले लिया था? करके हथियारों मुख्य रूप से करके कांसा ने ले लिया था। सबसे पहला धातु तांबा खोजा गया था, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कांस युग जब समाप्त हो गया, कांस युग के पतन ने लौह युग का मार्ग क्या किया? प्रशस्त किया, मतलब लोहे का इस्तेमाल अब होने लगा। अब हमारे पास जो हथियार ज़्यादा मजबूत बनते थे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते थे। कह रहा है कि लौह युग के दौरान मध्य पूर्व और कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों एवं हथियारों में कांसे की जगह लोहे का उपयोग होने लगा, और ये हथियारें कहीं ना कहीं पहले की तुलना में ज़्यादा टिकाऊ और मजबूत थे। क्या थे? टिकाऊ और मजबूत थे। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें एक स्थान था, पूरे भारत में एक स्थान। देखिए हमारा भारत का मैप बनाना है तो आप बहुत ही ईजिली ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। आप भारत का मैप बहुत ईजिली ऐसे बना सकते हैं, ऐसे जाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे 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 करके काम चलाऊं, यहाँ ऐसे बन सकता है, ठीक है ना, समझाने के लिए। तो भारत में एक स्थान था जो सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल होता था? सुंदर तलवारों के लिए, मजबूत तलवारों के लिए। आपको पढ़ाए भी हैं हम। मजबूत तलवारों के लिए सबसे टिकाऊ तलवारें वहाँ बनाई जाती थी। आप बताइए वो स्थान कौन सा था? कौन से स्थान में सिंधु घाटी सभ्यता में वो स्थान पाया गया है जहाँ एक्चुअल में कहिए तो तलवारों का ही व्यापार होता था? वह कोई बंदरगाह भी था, आपको बताया है। चलिए, गुजरात के पास लोथल, क्या था? लोथल था, जहाँ सबसे उन्नत किस्म की, विश्व की सबसे उन्नत किस्म की तलवारें पाई जाती थीं, ठीक है ना। आगे चलिए। तो कह रहा है, ऐसे बीच बीच में आपको जानकारी देते रहेंगे। कह रहा है कि लौह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में कांसे की जगह किसने ले लिया? लोहा ने ले लिया। कह रहे कि सिंधु सभ्यता के लोग कह रहे कि बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। और देखिए हम आपको गलत बताते हैं, तांबा और टीन से कांसा बनता है। कांसा कैसे बनता है? आप भूल गए हैं। तांबा और टीन से, हाँ, टीन को मिलाने पर क्या बनता है? कांसा बनता है, ठीक है ना। दिमाग से उतर जाता है, कोई बात नहीं। कह रहा कि सिंधु सभ्यता के लोग कांसा बनाने के लिए तांबे और टीन को क्या करते थे? मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी कह रहा कि सभ्यता का प्रमुख केंद्र का क्या था? हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता को किस किस नाम से जानते हैं? पहला, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा, तीसरा, पांचवा, और इसे नाम से जानते हैं। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। नहीं सर, सब एक ही है। सब एक ही सिविलाइजेशन को प्रेजेंट करते हैं, सब एक ही संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। सबका रीजन है अपना। क्या रीजन है?
सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। हड़प्पा सभ्यता इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि हड़प्पा इसका सबसे प्रमुख नगर था, सबसे प्रमुख, ज़्यादा तवज्जो दिया गया था हड़प्पा को, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो सभ्यता इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर विशाल अन्नागार मिला है, इसीलिए इसको सबसे प्रमुख जो है नगार वगैरह है वो मोहनजोदड़ो में, एक स्नानागार भी मिला है और एक गोदाम भी मिला है अन्नागार, इसलिए इसे मोहनजोदड़ो की भी सभ्यता कहते हैं सबसे बड़ा, ठीक है ना। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी आपको हम जानकारी दिए हैं कि जो है कि ये इसमें कांसा का उपयोग होता था, कांसे का खोज यहाँ हो चुका था और लोग यहाँ कांसा इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और चारों में से कोई भी नाम लीजिए वो एक ही समय को रिप्रेजेंट करेगा, एक ही समय। हाँ, सिंधु घाटी। अब बताइए कि सिंधु घाटी का जो समय है वो कब से कब तक था, कब से कब तक था? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। अलग अलग जगहों पर यहाँ अलग अलग दे देता है, कई जगह 1750 कर देता है, ठीक है ना। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग दे देता है, लेकिन यही 2500 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक के समय को सिंधु घाटी सभ्यता का समय कहा जाता है। इसके विनाश का क्या कारण माना जाता है? इसके विनाश के कई कारण है। सभ्यता समाप्त क्या हुई, समाप्ति क्या गया? तो जो सबसे, कई लोग कहते हैं सूखा से समाप्त हो गया, ठीक है ना, तमाम तरह की तर्क दिए जाते हैं। तो इस सबसे जो अभी तक ऑथेंटिक माना जाता है वो बाढ़ को माना जाता है कि बाढ़ की वजह से ये सभ्यता क्या हो गई, समाप्त हो गई। इस सभ्यता की और क्या खासियतें थी? तो इस सभ्यता की क्या खासियत थी? यहाँ ग्रिड पद्धति से घर बनते थे। कौन से पद्धति से घर बनते थे? ग्रिड पद्धति से घर बनाए जाते थे। यहाँ के जो घर होते थे वो चौकोर होते थे। कैसे होते थे? चौकोर होते थे। और यहाँ की सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। कहाँ काटती थी? 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्रॉस करती थी। इसको 90 डिग्री कहा जाता है। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है ना। चलिए, कह रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा कि माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया गया था। कह रहा कि माइक्रोलिथ मतलब क्या होता है? छोटे औजार के पत्थर। माइक्रोलिथ मतलब क्या होता है? छोटे औजारों के, माइक्रो मतलब ऐसे ही जानते हैं, ठीक है ना। तो छोटे औजारों के पत्थर होते हैं। कह रहा कि माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार होते थे। इनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी। ये उपकरण वास्तव में छोटे एवं नुकीले होते थे, करके जिनका प्रयोग शुरुआती मनुष्यों द्वारा शिकार करने में किया जाता था, ठीक है ना। आगे चलिए। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ क्या है? देखो, मोहनजोदड़ो मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला, ठीक है ना। मृतकों का टीला, यहाँ लोगों को दफनाया जाता था, ठीक है ना। दफनाने और जलाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, दोनों के साक्ष्य मिले हैं। कह रहा है कि सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। सैंधव स्थल, कह रहा है कि सैंधव स्थल, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। सबसे पहला शहर मिला था हड़प्पा, इसलिए उसे हड़प्पा युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है ना। अगला कार्य कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। कहाँ पर है? लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो अभी कहाँ है? फिलहाल में पाकिस्तान में है, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि द्वारा, कह रहा कि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी? तो कौन सी लिपि होती थी? खरोष्ठी लिपि होती थी। खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि होती थी। वो कैसे होती थी? कह रहा कि दाईं से बाईं लिखी जाती थी, मतलब इधर से इधर लिखा जाता था, ऐसे, जो आज के समय में उर्दू माना जाता है, ठीक है ना।
आज के समय में उर्दू माना जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि खरोष्ठी लिपि है, प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस लिपि को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिशेप को जाता है। किसको जाता है? जेम्स प्रिशेप को जाता है, ठीक है ना, जेम्स प्रिशेप को जाता है। करके निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। अभी बताया हम कि ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। बहुत चौड़ी चौड़ी यहाँ पे नालियाँ मिलती थी, ठीक है ना, पानी का निकास जो है बहुत अच्छा यहाँ पे व्यवस्था था, ठीक है ना। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी, नगरीय थी या ग्रामीण थी? तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि बहुत पुरानी सभ्यता है तो जरूर ग्रामीण रही होगी, तो नहीं, ये नगरीय, नगर था, नगर जैसा सब कुछ वहाँ डेवलपमेंट हुआ था। उसके बाद कौन सी सभ्यता आई? उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई भारत में? कौन सी सभ्यता जाना जाता है बताइए? वैदिक सभ्यता। क्या होता है? वैदिक सभ्यता होता है, ठीक है ना। और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। इसके बाद वैदिक सभ्यता आई थी, वैदिक एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है ना। तो कह रहा है कि नगरीय सभ्यता कह रहा की थी, नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, नगर नियोजन, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेष प्रमुखता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। क्या थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। कह रहे कि किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? रथ कहाँ मिला है? किस स्थान से कह रहे कि हड़प्पा कालीन रथ की एक प्राप्ति हुई है? तो कहाँ मिला है? यहाँ दाइमाबाद दिया है, इसको दाइमाबाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दाइमाबाद कहते हैं। क्या कहते हैं? दाइमाबाद कहते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछता है कि ये कैसी इसकी आकृति थी, तो त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार थी, ठीक है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। ये जो हिस्सा था ये था जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ये हिस्सा था महाराष्ट्र, और ये हिस्सा क्या था? तो ये पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है ना। तो ये तीन हिस्से में पड़ी थी, इसलिए इसे त्रिभुजाकार भी कहते हैं। कह रहे कि दाइमाबाद तक फैला था, ठीक है ना। उत्तर पर, और इधर जो फैली थी वो उत्तर प्रदेश के मेरठ तक फैली थी, उत्तर प्रदेश में मेरठ तक, ठीक है ना। कह रहा है कि हड़प्पा, कह रहा है कि दक्षिणतम स्थल, यहाँ लिख भी दिया कि दक्षिण सबसे आखिरी जो पॉइंट था वो क्या था? दाइमाबाद ही था। कह रहा है कि यहाँ से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो पुरुषणी नदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुरुषणी नदी कहा जाता है, पुरुषणी नदी कहा जाता था, ठीक है ना। अब यहाँ देख लीजिए कुछ नदियों के नाम दिया है जो पुराने ज़माने में उनको बोला जाता था, ठीक है ना। तो पहला कह रहा है इसमें है कि अस्कनी है। क्या है? अस्कनी है। इसको आज क्या कहा जाता है? तो चिनाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिनाब नदी कहा जाता है, चिनाब नदी। अगला है पिपासा। इस समय चिनाब नदी कहाँ पर है? चिनाब कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद पिपासा कहाँ है? ब्यास में है। वितस्ता को क्या कहा जाता है? झेलम कहा जाता है। अस्सादानीरा को क्या कहा जाता है? गंडक। गोमती को क्या कहा जाता है? गोमल, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? देखिए जब आपसे उपनिषद पूछेगा तो देखिए उपनिषद मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिए।
देखिए तो उपनिषद मतलब क्या होता है? उपनिषद मतलब होता है उप मतलब नजदीक, ज्ञान, ठीक है ना। गुरु के पास जो बैठकर जो ज्ञान लिया जाता था उसे उपनिषद कहा जाता है। गुरु के पास जो बैठकर ज्ञान लिया जाता था उसे क्या कहा जाता है? उपनिषद। पहले के समय में यही होता था कि लोग गुरु के पास बैठ के ही, गुरुकुल होता था, एक पेड़ होता था, ठीक है ना, और ये चबूतरा इस पर होता था, इस पर गुरु जी आपके बैठे होते थे, ठीक है ना, ठीक है ना, इस पर गुरु जी बैठे होते थे और यहाँ छात्र बैठते थे। क्या बैठते थे? छात्र यहाँ बैठते थे कि नहीं? और ये छात्र बैठते थे, भारी संख्या में छात्र बैठते थे और गुरु जी बैठ के इनको पढ़ाते थे। यहाँ अपना गुरु जी का कुटिया होता था, ठीक है ना, गुरु जी का कुटिया होता था। तो ये व्यवस्था पहले थी, ठीक है ना। तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? तो कह रहा है कि दर्शन एवं ज्ञान। क्या था? दर्शन एवं ज्ञान था। उपनिषदों का जो था वो था दर्शन और ज्ञान। आपको बताएं कि जितने भी विषय आज निकले हैं, जितने भी विषय हम लोग पढ़ते हैं, भूगोल हुआ, चाहे बायोलॉजी हुआ, बॉटनी हुआ, जूलॉजी हुआ, ठीक है ना, इतिहास हुआ, ये सब दर्शन से निकले हैं। किससे निकले हैं? दर्शन से निकले हैं, ठीक है ना, दर्शन शास्त्र से निकले हैं। सारे किससे निकले हैं? दर्शन शास्त्र से, ठीक है ना। इसके जो गुरु होते थे उनको दार्शनिक कहा जाता था। क्या कहा जाता है? दार्शनिक कहा जाता था। जैसे एक सुकरात हुए, ठीक है ना, ओशो हुए, ओशो रजनीश, ठीक है ना, और भी बहुत सारे हुए, अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, और भी बहुत सारे दार्शनिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान का भी खोज किया, आविष्कार किया, जिनके दर्शन से मनोविज्ञान जैसा विषय निकला, एक बहुत ही जटिल और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की उत्पत्ति हुई मनोविज्ञान की, ठीक है ना। तो ये जब आप बीए में जाएंगे, जब सोशोलॉजी लेंगे, तो वहाँ भी बहुत ऐसे आपको, जैसे मैंने बताया था कि वो साइमन केंट करके एक है, ठीक है ना, उनके बारे में मैंने बताया है। तो बहुत सारे ऐसे दार्शनिक निकले। तो कह रहा है कि दर्शन एवं ज्ञान था। क्या था? दर्शक एवं ज्ञान था। कह उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वेदांत भी कहा जाता था। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। इसलिए हिंदू धर्म में करके 108 हर जगह लिखा जाता है, शुभ माना जाता है 108 को, ठीक है ना। अब मुस्लिमों में कौन सा माना जाता है? 786 माना जाता है। सबका अपना धर्म है और सब अपने धर्म में लोग नियम कानून अपना बनाए हैं, ठीक है ना। इससे कोई फर्क किसी को नहीं पड़ना चाहिए। चलिए, ये व्यक्तिगत होता है। अगला है कि 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और मंत्र तंत्र का किया गया है। तो आप जानते हैं कौन से वेद में किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। आप जानते हैं बाबू कि पहला जो वेद है, वेद कितने होते हैं? तो पहला जो है वह है ऋग, दूसरा वेद वो क्या है? हाँ, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्व है। तो जादू, तंत्र, वशीकरण, टोना, टोटका, ये सब अथर्ववेद में ही रखा गया है। संगीत की उत्पत्ति किससे हुई है? मंत्रों का यज्ञ का कहाँ से मिलता है? और ऋग्वेद में क्या किया गया है?
ऋचाएँ हैं। क्या है? सूर्य देवता की पूजा हुआ है, सरस्वती नदी को पवित्र बोला गया है, ठीक है ना। सिंधु नदी का भी अब इसका मतलब उसमें बोला गया है, लेकिन सबसे पवित्र नदी किसको बोला गया है? सिंधु को बोला गया है। सरस्वती को, किसको? सरस्वती को सबसे पवित्र बोला गया है। और सबसे ज़्यादा बार चर्चा सिंधु की गई है। किसकी की गई है? सिंधु नदी की गई है। सबसे ज़्यादा बार चर्चा सिंधु की गई है, लेकिन सबसे पवित्र नदी को सरस्वती को बताया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि 4 वेदों में से तो कह रहा है कि अथर्ववेद है, ठीक है ना। क्या है? अथर्ववेद है। कह रहा है कि अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। हाँ, और इसे एकमात्र कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहा जाता है? गोपथ कहा जाता है। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, कह रहा है कि रोग निवारण, बुरी आत्माओं को और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का इसमें आदि का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। और इसे सबसे अंतिम वेद भी माना जाता है। अगला है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी थी, ठीक है ना। कौन थी? गौतमी थी। क्यों गौतमी थी? क्यों थी गौतमी, बताइए। ये बुद्ध भगवान की उनकी हाँ मौसी थी। उनकी माता जी हाँ, उनकी हाँ माता जी की सिस्टर ने इनका पालन पोषण किया। और तो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले अपने मौसी को ही, या कहिए तो माता को ही, इन्होंने अपना ज्ञान दिया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, करके उनके माता महामाया की इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात इनका लालन पाषण इनकी मौसी, किसने किया था? मौसी प्रजापति गौतमी ने करके किया था, जो कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने अपने दामाद को भी बनाया था। गौतम बुद्ध ने अपने दामाद को भी अपना शिष्य बनाया था, अनुयायी। कह कि बुद्ध कह कि चरित्र, सौंदरानंदन, सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? तो कौन है? अश्वमेघ है। कौन है? अश्वमेघ है, ठीक है ना। कह कि प्रमुख यहाँ ग्रंथ है और उनके रचनाकार है। जैसे इम्पोर्टेंट है ये, तो देख लीजिए मिलिंद पन्हो या मिलिंद पन्हो, ये कौन है? इसके नागसेन। कौन है? नागसेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। कह रहे कि माध्यमिक सूत्र कौन है? नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन है। उसके बाद कह रहा है कि अभिधर्म कोश कौन है? वसुबंधु है। कौन है? वसुबंधु है। और है विशुद्धि मग, ठीक है ना। तो कौन है ये? बुद्ध घोष है, ठीक है ना। ये चारों आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि महाबोधि मंदिर परिसर का जीवन से सीधा संबंध है। महाबोधि मंदिर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में देखिए, मुगल शासक से, सिख से, भगवान बुद्ध से। किससे है ये? हाँ, महाबोधि मंदिर किसके से रिलेटेड है? बुद्ध से, ठीक है ना। क्योंकि इनको बोध हो गया था। क्या हो गया था? बोध हो गया था। जब ये पेड़ के, तो सबसे बोधि वृक्ष, जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उसको बोधि वृक्ष कहा गया, ठीक है ना। इनका मंदिर वगैरह को बोधि जो है कि मंदिर कहा गया, महाबोधि मंदिर कहा गया, बोधि मंदिर कहा गया। यानी कि महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में स्थित है। कहाँ है ये? बिहार में स्थित है। इस मंदिर को वर्ष 2002 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व विरासत, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है, ठीक है ना। आगे करें कि किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? किस शासक? हाँ, ठीक है ना। आपको उसी दिन बताए थे, क्या बताए थे? कि अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य के पास कोई काम बचा नहीं। लगभग 90%, 85 से 90% भारत को जीत ही लिया। और उनके समय काफ़ी साम्राज्य, अफगानिस्तान से लेके ऊपर तक काफ़ी बड़ा एक साम्राज्य बन गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। सेल्यूकस निकेटर को हरा ही दिए, सिकंदर इनसे हारी कर चला गया। एक तरह से सोचिए तो सिकंदर लौट ही गया, हार ही गया था चाणक्य की नीतियों के कारण। तो अब इनके जीवन में करना कुछ नहीं था, इन्होंने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन काफ़ी कठिनाई से इन्होंने जीवन यातना किया। काफ़ी कठिनाई से इनको गुरु द्रोणाचार्य, कौन थे? चाणक्य के द्वारा इनको ट्रेनिंग दिया गया। काफ़ी टफनेस था, ऐसा नहीं कि बहुत ईजी है। और उसके बाद जो है कि जब आपको इंसान को सब कुछ मिल जाता है, तो फिर उसका मन कहाँ हो जाएगा? वैराग्य में चला जाता है, जब वो सब कुछ पा लेता है।
हम लोग वृद्ध होते तक वैराग्य को हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रीज़न है कि हमें वो सब चीज़ नहीं मिल पाता है जिसकी हम कामना के लिए फिरते हैं। और इसी को कहा गया है, हिंदू धर्म में क्या कहा गया है, मोह माया कहा गया है। क्या कहा गया है, मोह माया। क्या है मोह माया? जब हम कोई ऐसा मन में इच्छा रखते हैं, इच्छा की जब तक मेरी पूर्ति नहीं होती है, उसी को क्या कहा जाता है, एक जुड़ाव कहा जाता है। इंसान मरना नहीं चाहता है, क्योंकि सोचता है कि वो इच्छा मेरा पूरा हो जाए तो मरे, ठीक है ना। तो उसकी ना इच्छा कभी पूरी होती ना वो मर पाता है, मर जाता है, फिर अंत में अंतों तो मर जाता है, ठीक है ना। इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। तो इन्होंने जैन धर्म को धारण किया, अपने तलवार को फेंका और श्वेत वस्त्र धारण करके, श्वेतांबर करके ये निकल गए। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन करके मतानुयायी थे, जैन मत को मानने वाले थे। चंद्रगुप्त कह कि मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से, क्या है, भद्रबाहु से जैन धर्म की कह की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला कर्नाटक में कह कि उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए थे। जैन धर्म में इस प्रक्रिया को संलेखना या संथारा कहा जाता है। अभी आप लोग देखेंगे कि बहुत ऐसे जैन अनुयायी हैं जो उपवास करके और एक कमरे में बैठ जाते हैं। मतलब इन लोग की मृत्यु इनके इच्छा के अनुसार होती है। इनको पता है कि कब हमें इस सृष्टि को छोड़कर जाना है, और जब वो निश्चित समय आ जाता है तो ये लोग अन्न पानी सब छोड़ देते हैं और एक पोजीशन में बैठ जाते हैं, ठीक है ना, एक ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं, आसन में, और उसी में वो डेथ कर जाते हैं। मीन्स मौत इनके पास नहीं आती है, ये मौत के पास जाते हैं। इनका मानना है कि मैं मौत से नहीं मरूंगा, मैं मौत को स्वीकार करूंगा बिना किसी दुख के, बिना, ये जीते हैं इसलिए ताकि लोगों को समाज सेवा कर सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सके, सिखा सके, इसलिए जीते हैं। जब इनका उद्देश्य पूर्ति हो जाता है कि हाँ मैंने काफ़ी जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर दिया, तो उसके बाद ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। मतलब जिस दुनिया में इंसान जीना चाहता है, काफ़ी कुछ करना चाहता है, उस दुनिया को ये खुशी खुशी छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है ना। दुनिया को खुशी खुशी छोड़कर चले जाते हैं। तो कह रहा है कि आगे कह रहा है कि कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। इनको कौटिल्य भी कहा जाता था, और क्या कहा जाता था इनको? कौटिल्य कहा जाता था इनको, विष्णुगुप्त, और क्या कहा जाता था इनको? चाणक्य कहा जाता था। और इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी सबसे प्रसिद्ध हुई? एक इन्होंने किताब लिखा था, उसका नाम है अर्थशास्त्र। जब ये लिख रहे थे किसी और विषय पर, पैसे से रिलेटेड, और इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉलिटी से, मतलब राजनीति की बातें इन्होंने लिख दिया, ठीक है ना। वो भी इन्हीं की है, चाणक्य नीति। हाँ, चाणक्य नीति मीन्स एक राजा को कैसे राज करना चाहिए, उस सब का। हाँ बिल्कुल। कह रहे कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कह रहे कि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? कह रहे कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? कौन सा अभिलेख ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा उल्लेख हुआ है? तो किसमें हुआ है बताइए? कह रहे कि द्वितीय मुख्य शिलालेख में हुआ है। किसमें हुआ है? द्वितीय मुख्य शिलालेख में हुआ है, ठीक है ना। कह रहे कि अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गुहा अभिलेख। क्या है? गुहा अभिलेख है। गुहा मतलब जो गुफाओं के अंदर लिखे गए, जो गुफाओं के अंदर कंदराओं में लिखे गए, उसको गुहा अभिलेख कहते हैं। दूसरा स्तंभ अभिलेख, जो स्तंभ बनाकर, हाँ, जो स्तंभ बनाकर लिखे गए, स्तंभ बनाकर लिखे गए, उनको स्तंभ अभिलेख कहते हैं। और तीसरा है शिलालेख, जो पहाड़ों पर, पत्थरों पर लिखे गए, उसको शिलालेख कहते हैं। जैसे जो हम लोग देखते हैं, ये हम लोग के यहाँ जो स्तंभ पाया जाता है, क्या नाम है उसका? अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ, ठीक है ना, वो भी एक स्तंभ है। कह रहे कि अशोक के द्वितीय मुख्य कह रहे कि शिलालेख में कह रहे कि दक्षिण भारत के राज्यों जैसे सतीय पुत्र, केरल पुत्र, चेर, चोल और पांड्य का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इस शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं के चिकित्सा तथा लोक कल्याण कार्य कार्यों का भी उल्लेख है। देखिए, जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो उसी में जो अशोक थे, उनकी
अंदर की क्या हुई थी, आत्मा चेत गई थी और इन्होंने सब कुछ युद्ध वगैरह न करने का प्रण ले लिया था। और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे। लगभग माना जाता है कि उस समय 1 लाख से ज़्यादा लोग की हत्या हुई थी, ठीक है ना। और उसमें जो है कि अशोक ने अपना तलवार फेंक दिया। उसके बाद कभी भी तलवार न उठाने का प्रण लिया। उसके बाद समाजकारी जो है कि नीतियों में लग गए, कार्यों में लग गया, तब से समाज का कल्याण करने लगे। इसीलिए इतिहास में 2 ही 3 ऐसे राजा हैं जिनके सामने हम महान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसमें पहला एक अशोक भी है, क्या है, अशोक है। दूसरा जो है वो कौन है, अकबर है। तीसरा कौन है, सिकंदर है। ये लोग महान सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन है। शक शासक कौन है जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध एक कह रहे कि शक शासक था जिसने काठियावाड़ में क्या कराया था। कह रहे कि सुदर्शन झील का देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन झील के बारे में पूछता है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। सुदर्शन झील, ठीक है ना, ये अशोक के शासनकाल में बना था। अब बाद में उसका इन्होंने क्या किया, फिर से उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया या उसको थोड़ा सा और डेवलप्ड करवाया। ते रुद्रदामन प्रथम थे। क्या थे, रुद्रदामन प्रथम थे। शकों के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कह रहे कि रुद्रदामन प्रथम के विषय में जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। और सुदर्शन झील का निर्माण कह रहे कि मौर्य काल में हुआ था। सुदर्शन झील का निर्माण कब हुआ था, मौर्य काल में, अशोक के समय हुआ था। कह रहे कि रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के कठियावाड़ में स्थित इस झील का क्या किया था, जीर्णोद्धार करवाया था। करके आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिल्ली के प्रसिद्ध, ठीक है ना, इतना ही रहने दें।